अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ अबाउट लेक्सिकल एनालिसिस। तो जो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर है उसको हमने बेसिकली देखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे हम फर्स्ट जो कंपाइलर का फेज़ है लेक्सिकल एनालिसिस उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो इसके लिए एक जनरेटर है लेक्स जनरेटर, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये लेक्स जनरेटर है क्या, ये किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, इसकी इनपुट क्या होगी, इसको हम आउटपुट क्या करेंगे, इस जो हमारा प्रोग्राम है, और ये कैसे टोकन्स जनरेट कर रहा होता है। तो फर्स्ट जो आपका स्टूडेंट कंपाइलर का फेस है जिसे हम लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं, उसमें स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, उसमें स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स उनको लिया जाता है और उनके पैटर्न्स को चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग डीएफए ट्रांजिशन डायग्राम्स, और फिर जो है वो टोकन जनरेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट जो कंपाइलर है उसमें मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं आपके, जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, तो आपने उसके वैलिड पैटर्न्स लेक्साइम्स और टोकन्स जो हैं वो किस तरह से, टोकन्स बेसिकली किस तरह से जनरेट होते हैं कि जो वैलिड पैटर्न है उसको हम चेक करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन और डीएफए जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पढ़ा, डीएफएस और एनएफएस से ट्रांजिशन डायग्राम्स जो होती हैं उनको यूज़ करते हुए टोकन जनरेट करने हैं। तो फर्स्ट फेज के अंदर ये एक प्रोसीजर हो रहा था कि आपको जो फर्स्ट फेज को जो इनपुट मिल रही होगी वो आपके जो है वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ये स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और जो आउटपुट वहाँ से जनरेट होनी है वो वैलिड टोकन्स हैं जो आगे फर्दर सेकंड जो कंपाइलर का फेज है जिसे हम पार्सर कहते हैं उसको जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो हमने देखना है आज कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट जो फेज़ है उसको प्रैक्टिकली हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है वो एक स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद है एल्गोरिथम जिसे हम लेक्स कंपाइलर का नाम देते हैं। इसके थ्रू हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो लेक्स का एनालाइजर जनरेटर है, लेक्स उसकी हमने डिटेल आज स्टडी करनी है कि लेक्स जनरेटर होता क्या है और ये किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। तो लेक्स कंपाइलर ने इनपुट जो है वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स लेनी है और इसने जो आउटपुट करनी है वो आपको वैलिड टोकन करनी है। इसके आपका टेक्स्ट के अंदर जब इसकी प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे होंगे डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए, आइडेंटिफायर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए, और फिर हम उसको जो है वो कंपाइल करके जो है वो ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू टोकन जनरेट कर रहे होंगे। तो हम स्टूडेंट इसको देख लेते हैं कि ये लेक्स आपका कंपाइलर है क्या और ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेक्स कंपाइलर की, तो ये एक टूल है जिसे हम लेक्स कंपाइलर का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो लेक्सिकल एनालाइजर की स्पेसिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है लेक्सिकल एनालिसिस को, और बाय स्पेसिफाइंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द टोकन। तो लेक्स कंपाइलर के अंदर स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे और जिनसे टोकन्स जो हैं वो जनरेट होगा, और उनके पैटर्न्स को उनके पैटर्न्स के लिए वेरीफाई करने के लिए हम टोकन जनरेट कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे लेक्स कंपाइलर की कि लेक्स कंपाइलर जो है इट इज़ अ स्पेशल टूल। लेक्स इज़ अ टूल इन अ मोर रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन एफलेक्स। पहले आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती थी फर्स्ट कंपाइलर के फेस की वो एफलेक्स थी, अब जो है वो आपके पास लेक्स में इम्प्लीमेंटेशन की होती है। तो इसके अंदर जो है वो हम सी जो कंपाइलर है या सी लैंग्वेज का कंपाइलर है इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो दैट अलाउज one to specify a lexical analyzer by specifying a regular expression to describe pattern for tokens। तो हम स्टूडेंट इस लेक्स कंपाइलर के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं जो कि किसी टोकन्स के पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे। तो जो इनपुट नोटेशन फॉर द इनपुट नोटेशन फॉर लेक्स टूल इज सर, रेफर टू एज। जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी। सर वो पीछे जान हो रही है तो सिर्फ सर 2 मिनट अगर। ओके, तो स्टूडेंट लेक्स कंपाइलर जो है ये बेसिकली लेक्स कंपाइलर के जो प्रोग्राम के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की डिस्क्रिप्शन बता रहे होंगे, ठीक है, पैटर्न्स हम बता रहे होंगे कि टोकन्स का पैटर्न क्या होगा। उन पैटर्न्स को जो हमने डिफाइन करेंगे लेक्स के प्रोग्राम के अंदर वो एक लैंग्वेज में हम लिखेंगे, उसका एक पैटर्न होगा लिखने का, उसे हम लेक्स लैंग्वेज का नाम देते हैं, ठीक है। और इस कंपाइलर को ये जो फर्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन है फर्स्ट फेज की, इसके हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं इस कंपाइलर का हम नाम देते हैं लेक्स कंपाइलर। और ये वर्किंग कैसे करता है, लेक्स कंपाइलर कैसे वर्किंग करेगा? लेक्स कंपाइलर ट्रांसफॉर्म द इनपुट पैटर्न्स इनटू अ ट्रांजिशन डायग्राम्स।
तो स्टूडेंट आपके पास आपने देखा होगा कि जो कीवर्ड्स होते हैं इनका अपना पैटर्न होता है। जो आपके पास कोई जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज उसका अपना एक सिंटैक्स होता है। तो जो जो आपके इनपुट पैटर्न्स हैं उनकी ट्रांजिशन डायग्राम्स जो हैं वो ये लेक्स कंपाइलर जनरेट करता है, उनके कोड जनरेट करता है। उन ट्रांजिशन डायग्राम की बेस पे फिर हम जो पैटर्न्स हमने स्पेसिफाई किए होते हैं, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखे होते हैं, उनसे वेरीफाई किया जाता है। जो भी कोई भी इनपुट आएगी, कोई भी जो टोकन जो है वो एग्जाम जनरेट होगा, उसको हम चेक करेंगे क्या ये एक वैलिड टोकन है या नहीं है। तो ट्रांजिशन जो डायग्राम्स को जनरेट कोड जनरेट होता है उसको हम एक फाइल में सेव कर लेते हैं जिसे हम lex.yy.c, ठीक है, यानी कि ये सी लैंग्वेज, सी कंपाइलर की फाइल है। इसलिए ये जो फाइल जनरेट लेक्स कंपाइलर जो फाइल जनरेट करेगा उसे हम lex.yy.c फाइल का नाम देते हैं, जो कि इन ट्रांजिशन को सिमुलेट करेगा। मीन के इन ट्रांजिशन डायग्राम्स को हम कोड कर लेते हैं। ये इसमें कोड पड़ा होगा इन ट्रांजिशन डायग्राम का, जिसकी मदद से हम कोई भी जो इनपुट कैरेक्टर्स आएंगे उनसे हम उनको चेक करेंगे ये एक वैलिड एग्जाम्स का पैटर्न है और वैलिड टोकन्स हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट इसकी मैं आपको डायग्राम से पहले जो है वो बताता हूँ कि ये लेक्स जो है वो किस तरह से वर्किंग कर रहा होगा। इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एन इनपुट फाइल विच वी कॉल lex.1। स्टूडेंट ये आपने lex.1 जो है ये कोई आपने लेट्स सपोज कि आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, लेक्स का प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है डिफाइन किया है। मैं आपको ये शो करवाऊंगा ये लेक्स की फाइल जो है उसके अंदर हमने किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन अपने डिफाइन करने हैं। तो जो फर्स्टली जो है वो आपने लेक्स लैंग्वेज के अंदर lex.1 की एक इनपुट फाइल बनानी है। उसमें क्या चीज़ें होंगी एंड डिस्क्राइब द लेक्सिकलाइजर टू बी जनरेटेड। तो आपने उसमें सारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। देयर आर टू कंपाइलर यूज्ड फॉर जनरेटिंग टोकन्स। टोकन जनरेट करने के लिए हमारे पास दो कंपाइलर यूज हो रहे होंगे। तो फर्स्ट जिसे हम लेक्स कंपाइलर का नाम दे रहे हैं, ये क्या करेगा, जो हमने इनपुट फाइल है जिसको हमने लेक्स लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किए हुए हैं, उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा सी प्रोग्राम में। सी प्रोग्राम इसने ट्रांसफर करेगा इन अ फाइल दैट ऑलवेज नेम्ड lex.yy.c। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम ये हुआ है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है लेक्स लैंग्वेज के अंदर जिसको आपने नाम दिया lex.1। उसको हम जो लेक्स कंपाइलर है उससे वो एक सी प्रोग्राम जनरेट करता है जिसे हम lex.yy.c कहते हैं। फिर ये सी इसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो सी प्रोग्राम जनरेट हुआ है इसको कंपाइल करने के लिए सी कंपाइलर बैकएंड पे यूज हो रहा होता है। द लेटर फाइल इज कंपाइल्ड बाय अ सी कंपाइलर इनटू फाइल कॉल्ड a.out। अब सी कंपाइलर ने इस जो lex.yy.c सी प्रोग्राम की फाइल जनरेट हुई है, इससे उसने a.out की जो एक फाइल जनरेट करनी है। ये फाइल जो है बेसिकली आपकी इनपुट स्ट्रिंग लेगी, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है, और उससे जो है ये एक वैलिड जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जो है वो जनरेट कर रही होगी। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका लेक्स कंपाइलर जो है वो वर्किंग करेगा। तो इसकी वर्किंग किस तरह से है, मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करवाता हूँ कि सबसे पहले आपने लेक्स लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक सोर्स प्रोग्राम या इनपुट प्रोग्राम लिखना है। उसको आपने पास करना है लेक्स कंपाइलर को। लेक्स कंपाइलर ने सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज में एक lex.yy.c आउटपुट करनी है। उसको फिर प्रोसेस आपका सी कंपाइलर करता है। वो सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा a.out के अंदर। a.out की जो फाइल है ये आपकी इनपुट स्ट्रीम ले रही होगी, जो भी आपकी किसी भी लैंग्वेज की में आपने इनपुट स्ट्रीम में से देंगे तो ये वैलिड जो टोकन है, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, वो आपको आउटपुट कर रही होगी। तो स्टूडेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके लेक्स के जो कंपाइलर है उसका। तो लेक्स लैंग्वेज में कोड किस तरह से लिखा जाता है, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, वो आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा आपको एक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो गया कि सबसे पहले हमें लेक्स प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे खुद से उस लैंग्वेज के। अगर वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उस लिहाज से उसके कीवर्ड्स होंगे, उस लिहाज से उसके आइडेंटिफायर्स होंगे, उस लिहाज से उसके जो ऑपरेटर्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये हमने खुद से डिफाइन करने हैं। और वो जो डिफाइन करते हैं वो हम lex.1 की एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर कर रहे होते हैं। इसको लेक्स कंपाइलर सी का एक प्रोग्राम बनाएगा। उस प्रोग्राम को हम रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए सी कंपाइलर को देंगे। वो उसके एक एक्सी फाइल जनरेट करेगा
आउट, उससे हम कोई भी इनपुट स्ट्रीम कैरेक्टर्स की देंगे तो वो उससे सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जनरेट कर रहा होगा। तो हम इसका जो सब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि हम लेग्स का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से लिखते हैं, उसमें बेसिक चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड आपने करनी है जब आपने लेग्स का प्रोग्राम लिखना है। तो स्टूडेंट हम इसको देखते हैं। तो लेग्स का प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ें स्टूडेंट आपने इंक्लूड करनी है। लेग्स प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट डेक्लरेशन पार्ट उसका होगा, सेकंड ट्रांसलेशन रूल्स हैं, थर्ड आपके एक्सिलरी फंक्शंस हैं। ये 3 बेसिक पार्ट हमारे लेग्स प्रोग्राम के अंदर होंगे। तो हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि डेक्लरेशन से क्या मुराद है, ट्रांसलेशन रूल्स से क्या मुराद है, एक्सिलरी फंक्शंस हम कौन कौन से यूज़ कर रहे होते हैं। तो डेक्लरेशन के अंदर स्टूडेंट, डेक्लरेशन के सेक्शन में आपने जो इंक्लूड करना है इस सेक्शन के अंदर वो आपने डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स की डेक्लरेशन किस तरह से होगी उन उसको आपने वहाँ पर बताना है, उसके रूल्स आपने डिफाइन वहाँ पर करने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिखने हैं। मेन फिट कॉन्स्टेंट मीन के जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं, डिक्लेयर टू स्टैंड फॉर अ कांस्टेंट, द नेम ऑफ टोकन, इनके टोकन्स का जो नेम है वो भी ऑब्वियसली आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं वो, एंड रेगुलर डेफिनेशंस। ये 3 चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट आपने डेक्लेरेशन पार्ट में करनी है। डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं, मेन से टोकन्स हैं, और कॉन्स्टेंट्स हैं मेन की जिनमें आइडेंटिफायर्स होंगे कॉन्स्टेंट्स के लिए, और नेम ऑफ द टोकन होगा। और इसके अलावा रेगुलर डेफिनेशंस आपने लिखनी है इस डेक्लेरेशन पार्ट के अंदर। तो ये स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोग्राम जिसके अंदर ये डेक्लेरेशन हुई हुई है। तो इन डेक्लेरेशन सेशन वी सी अ पेयर ऑफ स्पेशल ब्रैकेट्स। अब डेक्लेरेशन जब आपने करनी है उसका रूल क्या है, आप किस तरह से लिखते हैं। आपने स्टूडेंट्स ये कोई भी जब डेक्लेरेशन करनी होगी तो ये लेक्स की लैंग्वेज का ये रूल है कि आप परसेंटेज और करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड कर रहे होंगे उसे परसेंटेज करली ब्रैकेट के साथ। इस तरह से कोई सी भी डेक्लेरेशन इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाएगी। एनीथिंग within these brackets is copied directly to the file lex.yy.c and is not treated as a regular definition। उसको हम रेगुलर डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्टली जो है वो आपकी जो भी आप चीज़ इसमें लिख रहे होंगे वो डायरेक्टली आपका सी जो कंपाइलर उसके सी की फाइल के अंदर कॉपी हो रही होगी। तो पहले जो आप डेक्लेरेशन आपने देखा उसके अंदर हम डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें हमारे टोकन्स नेम वगैरह यूज़ होने हैं, आइडेंटिफायर्स यूज़ होने हैं, उनको लिख रहे हैं, और कुछ रेगुलर डेफिनेशंस आप प्रोग्राम लेक्स प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फिर सेकंड जो पार्ट होगा आपका लेक्स प्रोग्राम का, उसके अंदर ट्रांजिशन रूल डिफाइन आपने करने हैं। मीन के आपने पैटर्न बताना है और उसके ऊपर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होने हैं वो आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास जो आइडेंटिफायर है तो आइडेंटिफायर का आपने पैटर्न आपने बताना है कि आइडेंटिफायर का पैटर्न कैसा होता है, उसके ऊपर कौन से आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं कि सिंबल टेबल से उसकी उसकी जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यू देखनी है, क्या कौन यहाँ पे उसको हमने इंस्टॉल आईडी वगैरह को यूज़ करते हुए देखना है। तो जो ट्रांजिशन रूल्स में हम क्या करते हैं कि पैटर्न अपना लिखते हैं, फिर जो आइडेंटिफायर्स उनका पैटर्न क्या होगा, जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उनका पैटर्न क्या होगा, जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं उनका पैटर्न क्या, उनके ऊपर कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं वो मेंशन करना होता है। तो ईच पैटर्न इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच मे यूज द रेगुलर डेफिनेशन ऑफ द डेक्लेरेशन सेक्शन। तो हमने जो डेफिनेशन करनी है रेगुलर एक्सप्रेशन की वो हमने करनी है ऊपर डेक्लेरेशन के अंदर, और जितना जो पैटर्न्स वगैरह जो ट्रांजिशन रूल्स हैं मीन के ये आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप डिफाइन कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पर डिफाइन करने हैं। पैटर्न्स हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का लिख रहे होंगे और जो उनसे एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं वो लिखने होंगे। तो पैटर्न में उसने बताया कि ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर लिखने हैं, और जो एक्शन है यहाँ पर are fragments of code typically write in C, although many variants of Lex using other language have been created। तो एक्शन के अंदर जो है वो सी का सिंपल आपने कोड लिखना होता है कि जो सी लैंग्वेज के कोड है ना कि फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है, फंक्शन कॉल किस तरह से किया जाता है, तो वो वही आपने जो है वो एक्शन में सी लैंग्वेज का कोड आपने यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो स्टूडेंट ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक कंप्लीट लेग्स का प्रोग्राम जो है वो उसमें डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, उसमें ट्रांजिशन रूल्स हम किस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अभी आप वन बाय वन इसको बस अंडरस्टैंड कर लें कि ये चीज़ें हैं क्या। थर्ड वन जो चीज़ हमने देखा कि जो आपके लेग्स के प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी वो एक्सिलरी फंक्शंस होंगे। एक्सिलरी फंक्शन जो ये मेन फंक्शन हमारे जो हम यूज़ करेंगे दो, वो बेसिकली इंस्टॉल आईडी है, ठीक है, और इंस्टॉल नंबर है। तो इंस्टॉल आईडी के बारे में आपने पहले भी देखा था कि ये फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास जब आपने कोई भी जो टोकन्स हैं, ठीक है, उसको आपने जब सेव किया सिंबल टेबल के अंदर
तो सिंबल टेबल में हम टोकन का नेम भी सेव करते हैं और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू भी सेव करते हैं। तो इंस्टॉल आईडी की मदद से हम सिंबल टेबल में जो आपने कीवर्ड्स वगैरह स्टोर किए हैं, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड और आइडेंटिफायर जो हैं उनके ऑलमोस्ट नेम तो सेम हो सकते हैं, पैटर्न सेम हो सकता है नेम का, लेकिन हमने उसके साथ एट्रीब्यूट वैल्यू भी सेव की होती है। उस एट्रीब्यूट वैल्यू को असेस करने के लिए इंस्टॉल आईडी का जो है वो हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। उसका वो वहाँ पर हमारे पास सिंबल टेबल में किस नंबर पर मौजूद है, किस उसके एड्रेस पर मौजूद है, उसके लिए इंस्टॉल नंबर जो है वो फंक्शन यूज़ किया जाएगा। तो ये एक्सिलरी फंक्शन इन्हें हम नाम देते हैं। द थर्ड सेक्शन include whatever additional functions are used in the actions. Alternatively, these functions can be compiled separately and loaded with the Lex Analyzer. तो ये फंक्शन जो है वो जो कि हमने एडिशनल, पहले तो हमने रेगुलर डेफिनेशन कर ली, फिर उन रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ उनके एक्शंस भी लिख लिए, और फिर ये दो फंक्शंस जो हैं वो हमने लिखने होते हैं जिन्हें हम एक्सिलरी फंक्शंस का नाम दे रहे होते हैं, इंस्टॉल आईडी और इंस्टॉल नंबर जो है। अब स्टूडेंट ये मैं आपको शो करता हूँ जो लेक्स का प्रोग्राम है टोकन्स के लिए, वो उसका पैटर्न आपको मैं शो करता हूँ। तो ये देखें सबसे पहले क्या चीज़ है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने परसेंटेज और ये स्टार्ट और ये परसेंटेज क्लोज, यहाँ पर मैंने क्या की है, डेक्लेरेशन की है। डेक्लेरेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस ऑफ मेनफिट कांस्टेंट है, लेस देन, ठीक है, और लेस देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। जो जो आपने आगे फर्दर आगे जो है वो जब अपने टोकन्स लिखने हैं तो इन वर्ड्स का आपने यूज़ करना, तो आप ये पहले जो है उनको डिक्लेयर कर दें कि ये चीज़ें हैं क्या। आईडी नंबर है, री लूप है, यानी रिलेशनल ऑपरेटर है, और आपने इसको क्लोज कर दिया। तो ये डेफिनेशन ऑफ मेन सेट कांस्टेंट जो आपने, जिनकी जो थ्रू आउट द हमारे लेक्स प्रोग्राम के अंदर जो है ये कांस्टेंट्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्पेशल इनका मीनिंग है। ये जो कीवर्ड्स वगैरह हो गए या फिर ये जो हम रिलेशनल ऑपरेटर के लिए ये यूज़ करते हैं नेम वगैरह, तो इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। ओके, फिर स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखें कि आगे नेक्स्ट रेगुलर डेफिनेशंस आपने करनी। ये डेक्लेरेशन आपने देखे, अब रेगुलर डेफिनेशन आप कर रहे हैं। रेगुलर डेफिनेशन में आप मैंने हर एक जो टोकन है उसकी डेफिनेशन, यानी कि डील इन जो है, ये आपने पढ़ा था कि ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो आपके प्रोग्राम के अंदर न्यू टैब का अगर कीवर्ड यूज हुआ है, नेक्स्ट लाइन का यूज हुआ है, टैब का यूज हुआ है, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर स्पेसिस, ब्लैंक स्पेसिस भी होती हैं, और जब एक प्रोग्राम की किसी किसी टर्मिनेट होता है तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, तो न्यू लाइन का भी वहाँ पर आपने कोई जो है वो यूज़ किया होता है कीवर्ड जो है, तो उसके लिए हम डीलिम जो है ये रेगुलर डेफिनेशन उसकी की, ठीक है। डब्ल्यू यानी कि रिजर्व वर्ड जो है डीलिम प्लस मुमकिन में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, टैब भी आ सकता है, न्यू लाइन भी आ सकती है, ये रेगुलर डेफिनेशन उसकी कर दी। लेटर्स की यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, नेम लेटर है और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज इंक्लूड हो सकती हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। डिजिट के अंदर आप बता रहे हैं, उसकी डेफिनेशन कह रहे हैं कि उसमें 0 to 9 जो हैं वो डिजिट्स इंक्लूड हो सकते हैं। आइडेंटिफायर्स की आप डेफिनेशन इस तरह से कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, उसमें लेटर इंक्लूड हो सकते हैं या फिर लेटर्स और डिजिट इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर्स की आप डेफिनेशन कर रहे हैं कि उसमें सिंपल डिजिट भी इंक्लूड सकते हैं और डिजिट के साथ डेसिमल पॉइंट के बाद भी डिजिट हो सकते हैं, या फिर जो है वो उसकी एक्सपोनेंट प्लस या माइनस जो है, यानी उसकी पावर जो है वो प्लस या माइनस, और जो उसकी पावर में नंबर आ सकता है वो डिजिट्स वगैरह कोई भी डिजिट आ सकता है। तो ये देख रहे हैं कि हम जो नंबर है उसकी एक रेगुलर डेफिनेशन कर रहे हैं, हर एक आइडेंटिफायर की रेगुलर डेफिनेशन कर रहे हैं कि उसका पैटर्न किस तरह से बेसिकली होगा, ठीक है। डिजिट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो उसको एज ए डिजिट कंसिडर नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने रेगुलर डेफिनेशन करनी है। तो ये देखें आगे फर्दर डब्ल्यूएस के बारे में बताया कि नो एक्शन एंड नो रिटर्न जो है। अब ये स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेगुलर डेफिनेशन की है ना लेक्स प्रोग्राम के अंदर, रेगुलर डेफिनेशन की हैं, फिर आगे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन, वो जो आपका सेकंड पार्ट था कि आपने बताना होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद कौन कौन से एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। अगर आपके पास डब्ल्यू है तो कोई नो एक्शन एंड नो रिटर्न आपने करना है, ये आपने यहाँ पर उसका, यानी कि ये आपका पैटर्न है और ये आप उसका एक्शन आके डिफाइन कर रहे हैं। इफ टोकन का पैटर्न है और आप एक्शन बता रहे हैं कि हमें रिटर्न इफ करना है, ठीक है, सिंपल टेबल में से। फिर देन है, तो अगर टी एच ई एन देन का अगर आपके पास उसको मिलते हैं इस तरह का पैटर्न उसको मिलेगा तो वो उसने रिटर्न देन करना है। ये देन आपने सिंपल टेबल के अंदर स्टोर किया कि ये देन जो है एक कीवर्ड है। फिर स्टूडेंट ये आपका एल्स का है, तो एल्स के लिए एल्स रिटर्न करना है। आइडेंटिफायर अगर मिलते हैं तो उसके लिए क्या करना है, इसने आइडेंटिफायर मिलते हैं
तो स्टूडेंट इसके लिए फिर इसने जो है इंस्टॉल जो आईडी है वो उस फंक्शन को भी कॉल करना है, ठीक है, और इसने रिटर्न उसकी आईडी करनी है, मीन के उसको अब सिंबल टेबल के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो हम उस वैल्यू को फिर ये इस फंक्शन के जरिए असेस करेंगे, इंस्टॉल आईडी और रिटर्न आईडी के जरिए। तो ये हमें सिंबल टेबल में उस जहां पर आपने आइडेंटिफायर को सेव किया होगा वो उस पोजीशन पर आपको पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको रिटर्न करेगा। नंबर पे आपने नंबर पे भी आपने क्या करना है कि नंबर भी आप देखें ना, नंबर जो है वो आपके 0 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमने जो भी नंबर्स अगर आपने लिखा है, वैल्यूज आपने लिखी हैं, अब देखें आपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लेट्स सपोज आप फॉर का लूप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने एन की वैल्यू यूज़ की है वो आपने लेट्स सपोज के 10 यूज़ की है, या आई की वैल्यू लेट्स सपोज आपने 10 यूज़ की है। अब प्रोग्राम के अंदर आपने आई की वैल्यू जो है वो फिर किसी दूसरे फॉर लूप के लिए आई की वैल्यू जो है वो आपने लेट्स सपोज के 15 से आपने लूप स्टार्ट किया है। अब प्रोग्राम को कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि पहले वाले लूप में आई की वैल्यू 10 है और सेकंड वाले लूप में आई की वैल्यू 20 है? वो क्या करता है कि उसकी जो नंबर्स होते हैं, नंबर आपके पास है यानी कि 10 और 30 आई की वैल्यू, इसको वो स्टोर कर लेता है सिंबल टेबल के अंदर। किसी सिंबल टेबल के अंदर जब वो स्टोर करेगा तो उसकी एक अपनी आईडी होगी, मीन के सिंबल टेबल में एंट्रीज जो है वो एक एड्रेस के अंदर पड़ी होंगी। तो वहां से फिर आपको ये जो इंस्टॉल नंबर है इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू जो है ये 10 है, या फिर आई की वैल्यू जो 15 या 30 है, जो भी सेकंड वैल्यू जो आपने यूज़ की है। तो इसलिए आपने देखा इसके लिए भी हमें जो है वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। आइडेंटिफायर्स जो हैं उनके लिए भी फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो भी इसी तरह से हैं कि अब जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, तो लेट्स सपोज के वहाँ पर आपने इफ़ कंडीशन यूज़ की है। तो इफ़ कंडीशन जो है वो आपने यूज़ की है, तो जब आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो उसमें आप लेट्स सपोज वहाँ पर भी इफ़ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या देन का वर्ड वहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। अब जब स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को आपका कंपाइलर देख रहा है तो अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो देन है ये इस स्ट्रिंग का है, और ये जो देन है ये किसी जो रिजर्व वर्ड है ये किसी कंडीशन का देन है? तो उसके लिए फिर स्टूडेंट वो उनके क्या रहता है कि जो भी आइडेंटिफायर्स वगैरह आते हैं उनकी वो पहले चेक करता है कि क्या ये हमारे पास सिंबल टेबल में ये मौजूद है, ये रिजर्व वर्ड है, या फिर ये कोई आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो जितने भी देख रहे हैं ये रिजर्व वर्ड जो होंगे वो आपके उनको हमने जो है वो सिंबल टेबल के अंदर स्टोर किया होता है। तो अगर आप इंस्टॉल आईडी जो है वो आपके सिंबल टेबल में मूव होगा और ये फंक्शन चेक करेगा कि क्या आपके पास ये जो आइडेंटिफायर आया है वो इन रिजर्व वर्ड में से किसी के साथ मैच हो रहा है। अगर तो मैच हो रहा होगा तो वो उसको जो है वो आउटपुट कर देगा ये फ्लांट जो है रिजर्व वर्ड यूज हो रहा है, ये फ्लांट टोकन है, इफ का टोकन है, देन का टोकन है, एल्स का टोकन है। अगर वो उसको सिंबल टेबल में नहीं मिलेगा तो वो फिर उसको एज आइडेंटिफाई ट्रीट करेगा और उसको आउटपुट कर देगा। तो स्टूडेंट ये आपने देख लिया कि हम जब रेगुलर डेफिनेशन के बाद हम जो है वो हर रेगुलर एक्सप्रेशन की आगे आगे जो है वो उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होने हैं वो बता रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेस देन का अगर आपको ऑपरेटर जो है वो रेगुलर मिलता है अपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो आपने जो है वो इसकी वैल्यू क्या है लेस देन, और इसके लिए आपने रिटर्न क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करना है। तो जितने भी अब लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑपरेटर इनका एक्शन जो है बताया गया है कि एक्शन क्या परफॉर्म आपने करने हैं। तो स्टूडेंट अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपका जो लेक्स प्रोग्राम हम लिखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हम उसके अंदर डिक्लेरेशन करते हैं, रेगुलर डेफिनेशंस लिखते हैं, रेगुलर डेफिनेशंस लिखने के बाद फिर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स और उनकी जो आगे एक्शन परफॉर्म होने हैं उनको डिफाइन करना है। फिर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इंस्टॉल आईडी है और इंस्टॉल नंबर है उसको उसने जो है वो डिफाइन किया हुआ है, उसकी डिक्लेरेशन की हुई है, क्योंकि ये हमें पता कि ये जो साइन है ये डिक्लेरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये बता रहा है कि ये डिक्लेयर कर रहा है कि इंस्टॉल आईडी बेसिकली है क्या, फंक्शन टू इंस्टॉल द लेक्साइन whose first character is pointed to by YTT text and whose length is YY length into the symbol table and return a pointer to the that symbol table। तो बेसिकली ये जो इंस्टॉल आईडी है ये फंक्शन ने बताया कि ये बेसिकली कोई भी जो करेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि जो आप फर्स्ट करेक्टर आप रीड करते हैं तो उसके करेक्टर को रीड करते हुए, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है उसको रीड करते हुए ये सिंबल टेबल में जाके देखेगा कि क्या उस टाइप का हमने कोई रिजर्व वर्ड तो नहीं लिखा होगा। तो अगर रिजर्व वर्ड नहीं किसी को मिलेगा तो फिर ये उसको एज ए आइडेंटिफायर जो है वो डिक्लेयर कर देगा। इंस्टॉल नंबर सिमिलर टू इंस्टॉल आईडी बट पुट्स नंबर
कॉन्स्टेंट्स इनटू अ सेपरेट टेबल। तो बेसिकली कह रहा है कि इंस्टॉल आईडी में वो कह रहा है कि आपके पास एक सिंबल टेबल के अंदर, सिंबल टेबल में आपने जो है तमाम के तमाम जो टोकन्स होते हैं या जो पैटर्न्स होते हैं उनकी उनकी आईडी इंस्टॉल की होती है। ठीक है, आईडी मीन कि आपने एट्रीब्यूट इंस्टॉल किए होते हैं। तो जो आपका इंस्टॉल नंबर का आपका फंक्शन है, ये सेपरेट एक टेबल जो है वो जनरेट किया हुआ है। उसके अंदर हर एक जो आपके पास कोई भी जो कांस्टेंट नंबर्स वगैरह यूज हो रहे हैं उनको वहां पर वो उनके अकॉर्डिंगली यूज, जिस पैटर्न में वो यूज हो रहे होंगे उस पैटर्न के लिहाज से उसको सिंबल टेबल के अंदर स्टोर किया होता है कि ये नंबर जो है फर्स्ट नंबर यहाँ पर यूज हुआ है, सेकंड नंबर यहाँ पर अपने आपके प्रोग्राम में यूज हुआ है, थर्ड नंबर जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है। तो उसके लिए इंस्टॉल नंबर का जो फंक्शन है उसको यूज किया जाता है। अब हम इनके एक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं इंस्टॉल आईडी और इंस्टॉल नंबर जो है। द एक्शन टेकन व्हेन आईडी इज मैच आर फॉलोइंग। लेट्स सपोज कि आपके पास ना आपने जो है वो एक्शन का कोई जो है वो, लेट्स सपोज एक्शन का आपने एक ना वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो जब उसने इसकी स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स को देखा ACTION, तो उसके बाद उसने स्पेस देखी, उसने कहा इस लेक्साइम को उसने चेक किया कि ये तो एक वैलिड पैटर्न है आइडेंटिफायर्स का। तो फिर उस जब आइडेंटिफायर मैच हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, फंक्शन इंस्टॉल आईडी इज कॉल्ड टू प्लेस द लेक्साइम फाउंड इन द सिंबल टेबल। तो इस फंक्शन तो हम क्या करते हैं कि जो अगर हमारे पास मैच अगर हो जाता है, आइडेंटिफायर के साथ मैच हो जाता है, तो इंस्टॉल आईडी का फंक्शन के जरिए हम उस इसके जो ये जो टोकन, ये जो एक्शन का हमें आइडेंटिफायर मिला था, इसको हम सिंबल टेबल के अंदर रिप्लेस कर रहे होते हैं। is called to place the lexeme found in the symbol table. So this function returns a pointer to the symbol table which is placed in global variable YYL variable जो है।